हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। ठीक है, नए नए एम्पायर्स और राज्य। ठीक है, तो एम्पायर्स भी वैसे राज्य होते हैं, लेकिन क्या है कि मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया है आपको कि जो एम्पायर्स होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने के होते हैं। ठीक है, उनकी अलग डेकोरेशंस होती है, उनके यहाँ अलग आर्मी होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो है उनकी क्वान्टिटी होती है। और ऐसे किंगडम्स जो होता है वो भी राज्य होता है, लेकिन वो एम्पायर से थोड़ा छोटा होता है। एम्पायर्स में जो शासन करता है, जो रूलर्स होता है एम्पायर्स का, वो एम्परर होता है और किंगडम्स का किंग होता है। ठीक है, तो किंगडम्स में जो शासन करते हैं वो किंग होते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो एम्पायर्स होते हैं ना, तो एम्पायर में क्या होता है, जैसे राजा होता है, एक बड़ा एम्परर होता है, तो वो अपने अंदर जो छोटे रूलर्स को वो अधीन कर लेता है। ठीक है, छोटे छोटे जो रूलर्स होते हैं वो एम्पायर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, इस चैप्टर में समझा दूंगी एम्पायर्स और किंगडम्स क्या है। वैसे तो मैंने पिछले चैप्टर्स में समझाया है कि आप लोग देख लीजिएगा। जो पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम ये चैप्टर शुरू कर लेते हैं। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए नए एम्पायर्स और किंगडम्स। जो कि क्या था, जैसे पिछले उसमें लेसन में आया था कि एम्पायर आए थे बहुत सारे और बहुत सारे किंग भी आए थे, तो उसमें जो नए नए एम्पायर्स और किंगडम्स बने थे तो उसके बारे में है ये चैप्टर। तो अरबिंद प्लेज अ किंग, तो अरबिंद क्या होता है, एक राजा बनता है। अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। अरविंद को क्या हुआ था, अरविंद जो है स्कूल में प्ले होता है, तो उसमें एक राजा बनने का जो किरदार है उसको वो चूज़ करता है, उसको एक्टिंग का जो है चूज़ करता है वो। ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च सोलेमली इन स्प्लेंडेड रोब्स। तो उसे एक्सपेक्टेड है कि वो ये एक्सपेक्टेड करता है कि वो ना सोलेमली इन स्प्लेंडेड ड्रॉप्स, कि वो जो है ना बहुत शाही वेशभूषा में, जो राजा महाराजों की वेशभूषा होती है उसमें वो एक्ट करेगा। उसे लगता है कितना शाही ठाट बाट होगा मेरा। टू ट्विल हिज मोस्टचेस एंड विल द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद गेस्टो। तो कितना अच्छा रहेगा जब शाही वेशभूषा में वो इधर उधर टहल रहा होगा, सोलेमली मीन्स शाही वेशभूषा में, स्प्लेंडिंग रोप्स, अपना रोप्स दिखा रहा होगा, टू ट्विल हिज मॉस्टेच, और जो अपनी मूछें हैं अपनी मूछों को मोड़ रहा होगा, ताव दे रहा होगा, एंड व्हील द सिल्वर पेपर रैप्ड स्वॉर्ड विद गस्टो, और उसके हाथ में एक तलवार होगी जिस पर सिल्वर पेपर रैप्ड हुआ होगा। आपने देखा होगा बच्चों का जब फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें पेरेंट्स कभी उस पर जो तलवार वगैरह देते हैं तो उसको सिल्वर पेपर से रैप कर देते हैं। तो उसने सोचा कि ऐसे ही मेरे ठाट बाट होंगे, कितना अच्छा लगेगा। इमेजिन हिज सरप्राइज व्हेन ही वॉज टोल्ड ही वुड ऑल्सो हैव टू सिट एंड प्ले अ वीणा। और जो उसका जो सरप्राइज था वो इमेजिन कर ही रहा होता है, तभी उसका जो सरप्राइज था अचानक से वो टूट जाता है, एकदम से वो सरप्राइज हो जाता है कि व्हेन ही वॉज टोल्ड, जब उसको बताया जाता है कि ही वुड ऑल्सो हैव टू सिट, कि उसको एक जगह बैठना है, एंड प्ले अ वीणा, और वीणा बजानी है, एंड रिसाइट पोएट्री, और उसको पोएट्री गानी है। अ म्यूजिशियन किंग, हु वॉज दैट, ही वंडर, उसे आश्चर्य होता है कि एक राजा जो कि म्यूजिशियन है, जो संगीतकार है, कि हु वॉज दैट, वो कौन था। मतलब ने सोचा कि वो तो वैसा राजा बनेगा, इसके हाथ में तलवार होगी, शाही वेशभूषा होगी, मूँछों पर ताव देगा, ऐसा राजा होगा, नहीं। तो उसको ऐसा राजा बनना था जो कि एक जगह बैठ जाए और वीणा को बजाता रहे और अपनी उसको पोएट्री जो है रिसाइट करनी है। तो उसे एकदम से आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन सा राजा है जो कि संगीतकार है, या फिर वो कौन था। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल्स अस। ठीक है, प्रशस्तीज एंड व्हाट दे टेल्स अस। तो प्रशस्तीज जो है पिछले चैप्टर्स में बताया है, प्रशस्तीज मीन्स होता है प्रार्थना पत्र होता है ना। प्रशस्ति जैसे किसी की प्रशंसा करने के लिए होता है ये प्रार्थना पत्र, जैसे प्रशस्ति वगैरह देते हैं, प्रशस्ति पत्र, सॉरी प्रार्थना पत्र नहीं, प्रशस्ति पत्र होते हैं जो दी जाते हैं। जैसे किसी ने अच्छा काम कराया कोई उसको, तो उसकी तारीफ के लिए, उसकी प्रशंसा के लिए उनको प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इसमें बताया कि प्रशस्ति क्या होती हैं और वो हमें क्या बताती हैं। अरविंद वॉज सपोज टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्त, अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्तास। एक जो डायनेस्टी थी गुप्तास, गुप्ता डायनेस्टीज के जो फेमस रूलर थे, बहुत ही प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त, अरविंद को जो है उनका जो रोल था वो प्ले करना था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो अशोकन पिलर है, पिलर जो बने हुए होते हैं ना, उस पर जो है हमने समुद्रगुप्त के बारे में जाना है। उस पर जो है क्या लंबी लंबी जो इंस्क्रिप्शन है इंस्क्राइब्ड हैं, उस पर जो लंबी लंबी इंस्क्रिप्शन है वो लिखी हुई हैं जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो यानी कि वो पिलर तो अशोका पिलर हैं, अशोका ने लगवाए थे वो पिलर, उसमें जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इंस्क्राइब करी गई हैं किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। इट वॉज कंपोज एज अ काव्य बाई हरिसेना, हु वॉज अ पोएट एंड अ मिनिस्टर एट कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त। जो कि कंपोज की हैं किसने, एक कवि थे जिनका नाम था हरिसेना, हु वॉज अ पोएट, जो एक कवि थे, एंड अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, और जो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है मिनिस्टर भी थे, मंत्री थे, समुद्रगुप्त के दरबार के मंत्री थे, तो वो एक कवि भी थे। तो उन्होंने इस काव्य को कंपोस्ट किया है।
अशोकन पिलर पे जो लिखा गया है समुद्रगुप्त के बारे में। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नोन एज अ प्रशस्ति, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। तो संस्कृत में जो एक वर्ड है प्रशस्ति, ठीक है। तो जो ये इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं अलग तरीके की है, एक स्पेशल काइंड इंस्क्रिप्शन है जिसको प्रशस्ति बोला जाता है, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है किसी की प्रशंसा करना। While prashastis were composed for some of the rulers you read about in chapter 8, such as Gautami Putra Shri Satakarni, they became far more important from the time of the Guptas. तो जो वाइल प्रशस्ति जब लिखी जाती हैं, जब ये कंपोज की गई थी, तो सम ऑफ द रूलर्स, कुछ ऐसे राजा थे जिनके बारे में आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है, तो उनके बारे में प्रशस्ति लिखी गई थी। ऐसे ही एक राजा थे गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। दे बिकम फॉर इम्पोर्टेंट फॉर द टाइम ऑफ द गुप्ता, जो कि गुप्ता डायनेस्टी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। कौन से रूलर थे? वो थे गौतमी पुत्र श्री सताकर्णी। उनके भी प्रशस्ति जो है उसका भी इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। अब समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या है। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, ओके, लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल्स अस। आइए देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है। द पोएट प्रेज द किंग इन ग्रोइंग टर्म्स, जो कवि ने जो ये किंग जो थे, राजा जो थे, उनकी प्रशंसा में कुछ सुनहरी यादें बताई हैं, कुछ ऐसी बातें लिखी हैं। एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, एक राजा की तरह, एक योद्धा की तरह, हु वॉन विक्ट्रीज इन बैटल, जिन्होंने हमेशा लड़ाई में, युद्ध में हमेशा जीत ही हासिल करी। हु वॉज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट्स, जो कि बहुत ही अच्छे कवि जाने जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स, जिसको वहाँ के लोग जो है गॉड का दर्जा देते थे। उनका जो डिस्क्राइब करना बिल्कुल गॉड के समान होता है। द प्रशस्ति वॉज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस, और ये जो प्रशस्ति है बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में लिखी गई है। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस, ऐसा ही यहाँ पर एक सेंटेंस का पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। समुद्रगुप्त के बारे में ये प्रशस्ति है कि जो कभी युद्ध में नहीं हारे, वो एक फेमस कवि भी थे। तो उनका जो वर्णन करना बिल्कुल गॉड का वर्णन करने के बराबर है। भगवान को याद करना है, उनका मतलब उनका जो दर्जा था वो भगवान के बराबर था। ऐसे ही जो ये प्रशस्ति है बहुत लंबे लंबे सेंटेंस में लिखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर एक जो है पार्ट जो है इनके जो प्रशस्ति का वो दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है कि समुद्रगुप्ता द वॉरियर, समुद्रगुप्त एक योद्धा। तो हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, जिनका जो शरीर था बहुत ज़्यादा आकर्षक था। बीइंग कवर्ड विद द plenteous beauty of the marks of hundred of scars caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons, ठीक है। तो उनका जो शरीर था, उनकी जो बॉडी थी मोस्ट चार्मिंग थी, बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, जिस पर कि चोटों के 100 से भी ज़्यादा निशान लगे हुए थे। जैसे कहीं पर एरो, तीर, भाले, बर्छी, कटार और जो लोहे की गदाएं होती हैं उनका निशान, लोहे की गदाएं थी, लंबे लंबे तीरों के निशान थे, है ना। और जो वो अलग तरीके के वीपन्स होते हैं, अलग तरीके के हथियारों के उनके शरीर पर निशान थे। तो व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शन टेल्स अस अबाउट द किंग, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या राजा के बारे में क्या बताता है। एंड ऑल्सो अबाउट हाउ किंग्स फॉट वॉर्स, और ये जो है जिन लोगों ने ये लड़ाइयाँ लड़ी युद्ध में, तो उनके बारे में क्या बताता है। इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज नंबर 87, अगर आप पेज नंबर 87 पर मैप 7 देखोगे, यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन, कि आपको एक एरिया दिखाई देगा जो कि ग्रीन से शेडेड है, जिसमें ग्रीन कलर है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ सीरीज ऑफ रेड डॉट्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट, और आपको ईस्ट कोस्ट में रेड डॉट्स भी दिखाई देंगे। एंड यू विल फाइंड एरियाज मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल, और आपको जो है पर्पल निशान और जो ब्लू वाले निशान भी दिखाई देंगे मैप में अगर आप देखोगे तो। दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति, ये जो मैप है ये जो प्रशस्ति में जो इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर ही बेस्ड है। हरिसेना डिस्क्राइब्स 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर्स, हरिसेना ने 4 डिफरेंट काइंड्स के रूलर्स का इसमें वर्णन किया है। एंड टेल्स अस अबाउट समुद्रगुप्तास पॉलिसीज टुवर्ड्स देम, और बताया है कि समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज़ थी उन लोगों के बारे में क्या थी। तो ये जो 4 जो रूलर्स थे इनके बारे में डिफाइन किया गया है। तो पहले मैप देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा मैप। तो मैप में क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एम्परर है, ये पूरा जो है सारा जो पूरा ये है, ये सारा जो है एम्परर है, यहाँ सारा पूरा जो एम्परर है ये। तो इसमें क्या है, सॉरी एम्परर नहीं एम्पायर है ये सारा जो एम्पायर है। तो इसमें जो है अलग अलग जो डॉट दिख रहे हैं, निशान दिख रहे हैं आपको, जैसे पर्पल से है, कोई पार्ट पर्पल से शेडेड है, कुछ ग्रीन से है, कुछ पार्ट ब्लू से शेडेड है, कुछ ये रेड डॉट हैं। तो ये सब जो है ये क्या हैं, इनके बारे में क्या है, उनकी समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ क्या थी इनके बारे में, ठीक है।
तो इसके बारे में है। तो ऐसा था जैसे बहुत बड़ा एम्पायर होता था ना, तो जो एम्पायर होता था, तो एम्पायर क्या करते थे, वो अपने राज्य में मतलब इतना बड़ा उनका वो होता था, शासन होता था, शासनकाल चलता था उनका, तो वो क्या करते थे, वो अपने राज्य के अंतर्गत जब वो उन पे छोटे छोटे जो राजा थे, रूलर्स थे, उन पर हमला करते थे, तो वो जैसे उन छोटे छोटे राज्यों को जीत लेते थे, तो उनके जो राजा थे वो उन्हें अपने यहाँ रहने की अनुमति देते थे कि हाँ तुम मेरे अधीन रहोगे, शासन तो तुम ही लोग करोगे लेकिन तुम लोग मेरे अधीन रहोगे। तो जो ये 4 हैं, ये ग्रीन से जो दिखाए गए हैं, कन्नौज, प्रयागा, पाटलिपुत्र और नालंदा, ये जो 4 हैं, तो ये ऐसे हैं जो रूलर्स हैं, और ये इतना बड़ा जो है पूरा जो है एम्पायर है, सॉरी, और ये जो है रूलर्स हैं, ये किंगडम है। तो इस तरीके से ये जो रूलर्स थे ये एम्पायर के अधीन आते हैं सारे। तो चलिए देख लेते हैं, शॉर्ट में बता दिया है मैंने, अब आगे बताऊंगी आपको कि जो फर्स्ट में है कि द रूलर्स ऑफ आर्यव्रत, आर्यव्रत के जो रूलर्स थे, जो शासक थे, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप, जो भी मैंने आपको मैप में ग्रीन शेडेड एरिया दिखाया, तो वो आर्यव्रत के शासक थे। हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। और यहाँ पर जो है 9 रूलर्स हैं, 9 शासक हैं जो कि दिखाए गए हैं, एंड और जो उनके राज्य हैं वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर, जो कि समुद्रगुप्त के एम्पायर का ही एक पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट में तो ये बताया गया है। सेकंड है द रूलर्स ऑफ द दक्षिणापथा, दक्षिणापथा के जो शासक हैं, हियर देयर वर 12 रूलर्स, यहाँ पर जो है 12 रूलर्स हैं, सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप, और जिनकी जो कैपिटल्स हैं वो रेड डॉट से मार्क्स हैं। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड एंड ही देन अलाउड देम टू द रूल अगेन। तो उन्होंने जो है ना समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो जो समुद्रगुप्त से युद्ध में हार गए थे, तो उन्होंने जो है उनके आगे सरेंडर कर दिया था। तो ये जो रेड डॉट्स हैं ये दक्षिणापथा के रूलर्स हैं। थर्ड पर आता है द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। ठीक है, अब जो है जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके भी इनर सर्कल हैं, इंक्लूडिंग आसाम, जैसे कि आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल एंड अ नंबर ऑफ गण, संघात, गण और संघात के बारे में पिछले चैप्टर में बताया गया है। इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, जो कि पर्पल है मैप में, ये सब गण, संघ, आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और जो है गण के मेंबर्स हैं कुछ। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलोड हिज ऑर्डर्स एंड अटेंड हिज कोड। तो ये क्या करते थे, समुद्रगुप्त की जो दरबार थे उसको अटेंड करते थे, उनके रूल्स को मानते थे, उनको फॉलोड करते थे, और उनको जो है गिफ्ट के तौर पर ट्रिब्यूट देते थे, जैसे सम्मान देना, गिफ्ट देना, ये सब राजाओं को देते थे, क्योंकि ये सब उन्हीं के अधीन थे। फोर्थ पर आता है द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज। अब जो है बाहर के जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, ये वाले देखो, ये है ना, ये जो सारे ब्लू से हैं, ये जो ब्लू से हैं, ये बाहर की साइड के जो हैं, ये सब ब्लू से जो हैं ये, तो ऐसा नहीं कि ये लोग भी रूलर्स यहाँ पर नहीं थे, एक ये वाले श्रीलंका में, तो ये जो थे सारे रूलर्स आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो कि ब्लू से है मैप में। परहैप्स द डिस्केंडेंट्स ऑफ द कुशानास एंड शकास, शायद ये शकानास और जो है कुशानास के डिस्केंडेंट्स हैं, एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका, और जो श्रीलंका के रूलर्स हैं वो सबमिट टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, जिन्होंने कि अपने आप को समुद्रगुप्त के हवाले कर दिया था। जब वो युद्ध में हार गए थे समुद्रगुप्त, तो उन्होंने समुद्रगुप्त को उनके हवाले कर दिया था, और जो अपनी जो बेटियां हैं समुद्रगुप्त के हवाले कर दिया था अपने आप को, और जो उनकी बेटियां हैं उनको जो है शादी कर दी थी समुद्रगुप्त से, क्योंकि वो युद्ध में हार चुके थे, तो उन्होंने अपनी जो बेटियां थी उनको ऑफर कर दी थी समुद्रगुप्त को, और समुद्रगुप्त से उनकी शादी करवा दी थी। ओके, अब आता है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो हिंदुओं का कैलेंडर होता है, विक्रम संवत, उसके बारे में है। द एरा बिगिनिंग इन द 58 BC बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ होता है उससे भी 58 साल पहले के जो एरा था, इस ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग, जो कि ट्रेडिशनली गुप्ता किंग से रिलेटेड था। चंद्रगुप्त सेकंड हु हैड फाउंडेड इट एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द शख्स, एंड उन्होंने जो है चंद्रगुप्त सेकंड जो थे, उन्होंने जो था कि शख्स जो थे, शकास जो थे, उन पे जीत हासिल करी थी, उनको हराया था, एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और जिनको हराने के बाद, शकास को उन्होंने हराया था, तो उनको एक विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था? चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम विक्रम संवत रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? चंद्रगुप्त सेकंड के, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था, उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर का नाम विक्रम संवत रखा गया है। जेनेलॉजीज का मतलब है जनरेशन से रिलेटेड। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर। जितनी प्रशस्तीज हैं ये जो है रूलर्स के बारे में बताती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो और ये रूलर्स के बारे में तो बताती हैं, ये उनके पूर्वजों के बारे में बताती हैं। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्तास ग्रेट ग्रैंडफादर। इसमें क्या है? समुद्रगुप्त के ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, ग्रैंडफादर, दादा,
फादर एंड मदर, पिता और माता, इन सब के बारे में इस प्रशस्ति में बताया गया है। हिज मदर, उनकी माता कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छावी गण, कुमारा देवी उनकी माँ का नाम था जो कि लिच्छावी गण से बिलोंग करती थी। वाइल हिज फादर, जबकि उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त, वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, जिनको जो कि जिनके पिता, उनके जो पिता थे चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, जिनको महाराजा धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो, इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी जो है यूज किया। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराजाज, उनके जो परदादा थे और जो उनके दादा थे उनको जो सिंपली महाराजाज की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसको? उनके पिता को चंद्रगुप्त के, वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे, उनको जो है महाराज धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया। लेकिन उनके जो हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, समुद्रगुप्त को भी करा गया इस उपाधि से सम्मानित, लेकिन जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनके परदादा और उनके दादा, ठीक है, उनको सिंपली महाराजास की उपाधि से घोषित सम्मानित किया गया। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज इन इम्पोर्टेंस, तो ऐसा लगता है जैसे कि जो फैमिली थी धीरे धीरे करके अपना महत्व बढ़ा रही थी, अपना अधिकार जमा रही थी, आप धीरे धीरे जो है तरक्की कर रही थी। तो अरेंज दीज टाइटल्स इन ऑर्डर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, इन टाइटल्स को जो है ऑर्डर के हिसाब से रखिए कि सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले आते हैं महाराजा धीराज, फिर महाराजा, और फिर थर्ड आता है लास्ट में राजा। ये सब जो है ऑर्डर के हिसाब से व्यवस्थित किए गए हैं। तो समुद्रगुप्ता इन रिटर्न फिगर्स इन द जेनोलॉजीज ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन, समुद्रगुप्त जो थे डायनेस्टी में बाद में बहुत सारे रूलर्स आए, सच जैसे कि उनका बेटा चंद्रगुप्त टू। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइंस, हम उसके बारे में जानते हैं किससे? इंस्क्रिप्शन और क्वाइंस से हमें उनके बारे में पता चला है। ही लेड एन एक्सपेडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर हिज ओवरकेम द लास्ट ऑफ द शकास, उन्होंने जो अपना विस्तार है वेस्टर्न इंडिया तक बढ़ाया, जहाँ पर उन्होंने शकास को हराया। अकॉर्डिंग टू द लेटर बिलीफ, और जितने भी बिलीफ्स मिले हैं बाद में, जितने भी तथ्य साबित हुए उसके हिसाब से, हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्नड पीपल, उनका जो दरबार था वो अच्छे अच्छे जो लोगों से भरा पड़ा था, मतलब उसमें बहुत बुद्धिमान लोग थे। अबाउट सम ऑफ देम यू विल रीड इन चैप्टर 10, चैप्टर 10 में आप इन कुछ लोगों के बारे में पढ़ोगे। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, कालिदास जो थे, कालिदास और आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा। ये दोनों ही उस समय में समुद्रगुप्त के दरबार में थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, स्कॉलर थे बहुत बड़े। ठीक है, तो जो इनका दरबार था समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का, जो गुप्ता डायनेस्टी है, तो ये वो है बहुत ज़्यादा स्कॉलर से भरी पड़ी थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे इनके दरबार में। ठीक है, अब आता है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। हर्षवर्धन कौन थे और हर्षचरिता क्या है? तो while we can learn about the Gupta rulers from their inscription and coins, we can find out about some kings from biographies. जब हम कुछ गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, फ्रॉम उनके इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें कुछ ऐसी राजाओं की बायोग्राफीज मिलती हैं। हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 years ago was one such ruler. हर्षवर्धन जो कि 1400 साल पहले जिन्होंने शासन किया था, ऐसे ही एक रूलर थे। हिज कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हिज बायोग्राफी, उनके दरबार के जो कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है द हर्षचरिता इन संस्कृत, उसका नाम है संस्कृत में हर्षचरित। ठीक है, अब मैं दोबारा बता देती हूँ। इस कोर्ट पोएट, उनके जो कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे बाणभट्ट, तो उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। तो बायोग्राफी किसने लिखी है? बाणभट्ट ने लिखी है, और संस्कृत में उसको बोलते हैं हर्षचरित। हर्षवर्धन की बायोग्राफी है ये, उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने लिखी है बाणभट्ट ने। ठीक है, तो दिस गिव्स अस द जेनोलॉजी ऑफ हर्षा, जो कि हर्ष की जनरेशन के बारे में बताती है। एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, और मतलब ये उनकी शुरुआत के बारे में बताती है, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई और कहाँ पर उनका एंड हुआ, राजा बनने पर उनका कैसे एंड हुआ। ज़ुआनज़ेंग अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 8, चैप्टर 8 में जो आपने ज़ुआनज़ेंग के बारे में पढ़ा है। ऑल्सो स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षास कोर्ट, उसने भी जो है अपना बहुत सारा समय हर्ष के दरबार में बिताया। एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सा, और उसने एक डिटेल स्टडी की और एक अकाउंट लिखा उसके बारे में कि उसने वहाँ पर क्या क्या देखा। ठीक है, तो ज़ुआनज़ेंग ने लिखा है उनके बारे में, बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि उसने वहाँ पर दरबार में रहता था, वो कि दरबार में उसने बहुत सारा समय बिताया, तो उसने बताया कि वो क्या क्या करते थे वहाँ पर, उसने क्या क्या देखा। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, तो उन्होंने बताया है कि हर्ष जो थे वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट बिकेम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डेड, लेकिन वो थानेसर के राजा बने
कब बने? मोस्टली क्या होता है कि सबसे बड़े बेटे को राजा बनाया जाता है पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन उनके यहाँ क्या था, थानेसर के वो राजा बने। उनके यहाँ जो पिता की मृत्यु हो चुकी थी उसके बाद बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें थानेसर का राजा घोषित किया गया। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कन्नौज। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे, ठीक है, उनकी जो बहन के पति थे वो कन्नौज के रूलर बने। एंड ही वॉज किल्ड बाई द रूलर ऑफ बंगाल, और जो है उनको बंगाल के राजा ने मारे गए। हर्षा टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, और हर्षा ने कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लिया। एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और उसके बाद जो बंगाल का जो शासक था उसके अगेंस्ट एक आर्मी भेजी। ऑल्दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, वो क्या था, यद्यपि वो ईस्ट में जो है अच्छे सक्सेसफुल हो चुका था, सफल हो चुका था। एंड कंक्यूर्ड मगध एंड प्रोबेबली बंगाल ऑल्सो, और उन्होंने मगध और बंगाल पे भी जीत हासिल कर ली थी। ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एज वेल, वो यहाँ पर तो सक्सेसफुल हो चुका था ईस्ट में, और उसने मगध और बंगाल पर भी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन वो हर जगह सक्सेस नहीं हो पाया था। ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डिकैन, उसने नर्मदा नदी को क्रॉस करने की कोशिश की, है ना, उसने सोचा कि इस डिकैन पे जो है मार्च करूंगा मैं, बट वॉज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिन II। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो है उन्हें रोक लिया, किसने रोका? चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे पुलकेशिन II, इन्होंने उन्हें रोक लिया। मतलब क्या था, वो वहाँ नर्मदा नदी से को क्रॉस करके भी आगे बढ़ रहा था। क्रॉस करते करते उसने सोचा कि डिकैन पे मैं अपना मार्च करूँगा, यहाँ से मैं कब्जे जमा लूँगा इस डिकैन पर। बट लेकिन जो वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ पर क्या था, जो चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे पुलकेशिन II, उन्होंने उनको वहाँ पर रोक लिया, आगे नहीं आने दिया, मतलब उस पर उनका कब्जा था, तो उन्होंने उनको रोक लिया। ओके, अब नेक्स्ट आता है द पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति। इन तीनों की प्रशस्ति के बारे में है ये, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।